हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग एक विशेष क्लास जो है आज कंडक्ट करने वाले हैं। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। आप लोगों के लिए दो सरप्राइजेस भी है इस लेक्चर के अंदर में, तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने, ताकि कोई चीज आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारा जो है आज का लेक्चर। बिहार स्पेशल के अंदर में हम लोग बिहार का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, भूगोल के क्वेश्चंस, ठीक है, इसकी फसलें, राज्य व्यवस्था और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनको भी हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यूअसली आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सभी का स्वागत। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े, तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मोटिवेशनल कोट आप लोगों को बताना चाहूंगा। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। तो आप लोग देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर हम इसको आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप लोग यहाँ पर मैं देखिए कि अगर ये समय बीत गया, ठीक है, तो सिर्फ काश रह जाता है, और जो समय का सही इस्तेमाल कर लेता है ना, उसको आकाश मिल जाता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको काश चाहिए कि काश पढ़ लिया होता, काश अच्छे से मेहनत कर लिया होता, काश उस समय में दानिश सर जब पढ़ा रहे थे टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा जब बार बार बोल रहा था कि पढ़ लो, काश पढ़ लिया होता, तो शायद से ये हो जाती। अदरवाइज ठीक है, लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं आता वापस, आपका ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ठीक है क्या सर? जी बिल्कुल, आप लोगों का प्यार और आपके दुआओं की वजह से बाल बाल बचे आप लोगों में से। आई थिंक हमारे टीम भावे सर ने आप लोगों के लिए वो पोस्ट भी किया था, ठीक है। आप देख सकते हो कोलिजन इतना खतरनाक था कि अगर सीट बेल्ट ना पहने होते तो शायद से आज आपके लिए क्लास लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से कहूंगा कि जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसका जरूर फॉलो किया कीजिए। और अगर गाड़ी में जा रहे हो कहीं पे भी, तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए, क्योंकि जिस साइड में कोलिजन हुआ मैं उधर ही साइड बैठा हुआ था, ठीक है। और बहुत जोर से वो हुआ है, टायर वहीं पर ब्लास्ट हो गया था, इतना स्पीड में था। तो आप सभी अपने अपनी सेफ्टी का, अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि आप हो तो सब लोग हैं, अगर सही रहेंगे तो मैं भी आपको पढ़ा पाऊंगा, सारी चीजें रहेगी। तो अपने लोगों के लिए भी कम से कम आपको जो है वो रहना चाहिए। और सीट बेल्ट नहीं होती तो इतना स्पीड कोलिजन था वो कि शायद शीशा तोड़ के गाड़ी से बाहर चला जाता, इतना जोर के वो इम्पैक्ट था। चलिए, कोई नहीं, आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है, और आप लोगों की दुआओं के लिए भी। बस पैर में लगा है थोड़ा सा, बट लेकिन वो भी खिंचाव है, वो ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अमरकंटक द सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, आपको बताना है, बताइए जल्दी से। जी हाँ, यहाँ पर में किसी ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर अभी किसी ने लिखा यहाँ पर में कि बड़ी मुसीबत थी छोटे में टल गई। ये ज्यादा अच्छी बात है कि बड़ी मुसीबत छोटे में रह गई, छोटे इसके अंदर में वो बला टल गई, ऐसा जो बोला जाता है वही सही चीज थी कि छोटे इसमें रह गए, छोटे इसमें बच गए। चलिए देखिए, अमरकंटक द सोर्स प्लेन ऑफ सोन रिवर, ठीक है, इज सिचुएटेड एट, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, कहां पर में? अमरकंटक में। अपने आप में ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, ठीक है, अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये कहां पर में स्थित है, ठीक है। तो अमरकंटक जो नाम की जगह है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताता हूं। देखिए, मान लेते ये हमारा भारत है, ठीक है, एक रफ डायग्राम के जरिए आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। इस इलाके पे आप फोकस करना, मध्य भारत के अंदर में, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूं, ये मान लीजिए हमारा भारत, आपने इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पर में फोकस करना है, तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर में आपको विंध्या रेंज दिखेंगी, यहाँ पर में सातपुड़ा की रेंजेस दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो विंध्या रेंज है आपकी, विंध्या पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे में है यहाँ पर में सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये सातपुड़ा को 3 और भागों में बांटा गया, सातपुड़ा, महादेव और माइकल हिल्स। माइकल हिल्स का पार्ट है यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में अमरकंटक नाम से। माइकल हिल्स के ऊपर में अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक नाम की जगह। वहां से 2 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है, ठीक है। एक नदी है आप लोगों की सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, जो इधर में आकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और एक दूसरी नदी यहां से निकलती है अमरकंटक माइकल हिल्स में से, वो नदी है नर्मदा नदी, जो वेस्ट जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि नर्मदा और सोन, इनका उद्गम स्थल कहां पर में? तो अमरकंटक प्लेटू पर, ठीक है। अमरकंटक किसका पार्ट है? अमरकंटक माइकल हिल्स का पार्ट है। माइकल हिल्स बड़ा है, माइकल हिल्स, माइकल रेंजेस या माइकल पहाड़ी श्रृंखला, ठीक है, ये बड़ा है हिस्सा। उसमें एक छोटा हिस्सा है अमरकंटक नाम का। अमरकंटक नाम की जगह से, माइकल हिल्स में से सोन रिवर भी निकलती है, जो गंगा में जाकर मिल जाएंगी। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ में जाती है सोन नदी। और एक जो नदी है आप लोगों की, वो नर्मदा नदी है, जो वेस्ट की तरफ में जाती है, ठीक है। सोन नदी मिल जाएंगी गंगा के अंदर में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है कि अमरकंटक
जो है वो कहां पर में मौजूद है, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये सोन नदी वगैरह छोड़ दो, आप अमरकंटक कहां पर में मौजूद है, ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में। एक क्वेश्चन और बन गया, अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक जो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर में? माइकल रेंज में, ठीक है। लेकिन अमरकंटक कहाँ है अपने आप में, सोन नदी वगैरह नहीं पूछा, तो कहां पर में? माइकल रेंज के अंदर में। माइकल रेंज किसका हिस्सा है? माइकल रेंज जो है ये सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सातपुड़ा, सातपुड़ा, ठीक है, माउंटेन माउंटेन रेंजेस जो है उसका हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन बन गया। और सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस किसका हिस्सा है? भारत का, भारत के अंदर में, मध्य भारत के अंदर में, ठीक है। तो अमरकंटक माइकल रेंज में है, माइकल रेंज सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और सातपुड़ा भारत के, मध्य भारत के अंदर में, सिंपल, ठीक है। तो सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की माइकल हिल्स में अमरकंटक नाम की जो जगह है, वहां से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। देखो आप लोग कितने होशियार बच्चे हो, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों ने कर भी लिया अच्छे से। पहले ही क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स यहाँ पर में 1850 बच्चे जुड़ चुके हैं, और 1380 आप लोगों ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि एक सरप्राइज भी अभी इसके थोड़ी देर के बाद में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है, ठीक है, आपका कि द बिहार दिवस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन लार्ज स्केल इन, ठीक है, बिहार दिवस बड़े पैमाने पर कब मनाया गया था, ठीक है, ये बताइए आप लोग। आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले एक हिंट दी थी कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहा है, ठीक है। और जो भी बच्चा मेरी अनाउंसमेंट से पहले, ठीक है, तक टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल हो चुका होगा, उसको स्पेशल उसके अंदर में कंसेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक बड़ी चीज जिसके ऊपर में हमने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आप पढ़ाई में आसानी हो, आपकी रैंक और आगे बढ़ सके। बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है उसके ऊपर में अब तक, और बहुत ज्यादा मेहनत भी लग चुकी है टीम की, एक एक चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है वो आपके लिए। तो आप लोगों के पढ़ाई में मील का पत्थर साबित होगा वो। तो मैं कल उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो जितने भी बच्चे उससे पहले एनरोल कर चुके होंगे मेरे अनाउंस करने के मोमेंट तक, ठीक है, वो सारे बच्चों को उसमें कंसेशन जरूर मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बिहार दिवस पहली बार जो है बड़े पैमाने पर कब मनाया गया था, तो 2010 में मनाया गया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, हो सकता है कभी भी आप लोगों से पूछ ले। कौन से तारीख को मनाया जाता है बिहार दिवस? बिहार दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को और कौन सा दिन आता है बिहार दिवस वाले दिन, और कौन सा दिन आता है ये बता दीजिए आप लोग। तो बड़े पैमाने के ऊपर में 2010 में मनाया गया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। 22 मार्च को एक और दिन भी आता है, प्लीज हर कोई बच्चा कमेंट में लिख देगा कौन सा दिन आता है, बड़े स्तर के ऊपर में मनाते हैं, ठीक है, दुनिया भर के अंदर में 22 मार्च को। जल दिवस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च को हुआ क्या था। 22 मार्च को जो है फ्रेंड्स 1912 के अंदर में 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग होगा। अलग हुआ नहीं था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अलग एक्चुअल में हुआ था 1 अप्रैल को, लेकिन जिस दिन आपकी मतलब मान लीजिए कि आप जो है शादी की घोषणा जिस दिन हुई थी आपकी, उस दिन को आप अपनी एनिवर्सरी के रूप में मना रहे हो। वैसे ही बिहार जो है जिस दिन घोषणा, बड़ी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस दिन को अपना दिवस मनाता है। चलिए नाउ फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भी। जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए एक यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक चीज भी बता दूं कि करंट अफेयर के अंदर में ये भी पूछ सकते हैं कि 2025 के अंदर में जो जल दिवस है इसका थीम क्या है, ठीक है। और आप लोगों को इसी के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा का एक टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, जिसमें करंट अफेयर्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए है, ठीक है। तो वो भी अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, तो सभी बच्चे उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। आज आप लोगों के लिए जनवरी का पूरा करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अमित सर जो है मैं उनको जो है श्रेय देना चाहूंगा, इसका हमारे कंटेंट टीम के अंदर में है, और बहुत मेहनत से उन्होंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो सभी लोग उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा वो ग्रुप। तो आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है? ए आंसर कितने परसेंट लोगों ने लगाया, आप गैस कर सकते हो? ए कितने लोगों ने लगाया? एनी गैस कितने परसेंट लोगों ने लगाया? 59% लोगों ने ए लगाया है आंसर। और जो आपका आंसर है एक्चुअल में करेक्ट वाला, ठीक है, वो केवल लगाया 28% लोगों ने। कंपटीशन आप लोग देख लीजिए आप लोगों का कितना है, ठीक है, और क्यों रिवीजन की जरूरत है। ए आंसर नहीं है, सी है आंसर। आपने पश्चिम देखा और पश्चिमी चंपारण लगा दिया, गलत। पश्चिम में पश्चिमी चंपारण नहीं है, ठीक है। आप यहां पर में इस मैप के अंदर में देखिए, सबसे पश्चिम के अंदर में अगर कोई जिला पड़ता है तो वो है कैमूर जिला आपका। पश्चिमी चंपारण वो चंपारण के दो ही। ओके आई थिंक अब आप लोगों के पास में आवाज जो है फ्रेंड्स आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब देख लीजिए आप लोग,
एक बार बता दीजिएगा क्या अब आपके पास में आ रही है आवाज? ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पश्चिमी चंपारण जो है वो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों का क्रिएट हो गया, आप लोगों को बताना है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दो अलग अलग जिले कब डिवाइड हुए थे चंपारण जिले से? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जो है ये दो अलग अलग जिले जो है वो बने थे आपके, वो बने थे 2 नवंबर 1972 के अंदर में, 1972 के अंदर में। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 1972 में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि आपका दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, 1972 के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। पश्चिमी आप लोगों का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बोला जाए, सबसे पूर्वी, तो पूर्वी चंपारण मत लगा के आना वहां पर में, ठीक है, किशनगंज है। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है आपका वो गया डिस्ट्रिक्ट के पास में है, ठीक है। सबसे उत्तरी बोला जाए तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सबसे उत्तरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था आपका, आपको बताना है आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। 2413 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हमारे साथ में, 1858 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, 2400 लाइक्स भी हो जाने चाहिए यहाँ पर। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर में कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो आने वाला है। जितने भी पेड स्टूडेंट रहेंगे कल मैं कल उसकी घोषणा करने वाला हूँ 1 बजे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे घोषणा करने के मोमेंट तक जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो कोर्स में एनरोल हो चुके होंगे उन लोगों को कंसेशन उसके अंदर में मिलेगा और हैवी वाला मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक के आप लोगों का 1499 रुपए की जो चीज है आप लोगों की, वो आप लोगों को हो सकता है कि 99 रुपीज में मिले, ठीक है, हो सकता है 199 रुपीज में मिले। अब वो कल बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर जो बच्चा उसके बाद में लेगा कोर्स तो उसको पूरा अलग से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको बता दूं कि मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी भी करता है, ठीक है। सीतामढ़ी देखो, सीता बोले तो वो आगे की करती है, ठीक है, एक्चुअली वो जिला है ना तो करता है, डिस्ट्रिक्ट है। तो पूर्णिया नहीं करता, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैप के थ्रू भी आप लोगों को एक बार। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए कि कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है, जल्दी बताएंगे आप सभी कितने जिले हैं टोटल, गिन भी लीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो चंपा और सीता, ठीक है, चंपा और सीता। शिवहर करता है क्या? नहीं, शिवहर नहीं करता, ये याद रखना आप लोगों ने। चंपा और सीता, चंपा में दोनों आ गए, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो चंपा और सीता बैठ के मधु बना रही थी, मतलब शहद बना रही थी, तभी वहां पर में एक सांप आ गया और उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे रे रे किशन भगवान हमको बचा लो, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी 3 हो गए, मधुबनी 4, 5, 6, 7, तो 7 जिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स के यहां पर में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है यहाँ पर में वाल्मीकि नेशनल पार्क। कितने लोगों को पता था वाल्मीकि नेशनल पार्क? अब आप लोगों को आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे कि ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यहाँ पर में पश्चिमी चंपारण में, उसका एक एक्सटेंशन, मतलब उसी से लग कर, ठीक है, यहाँ पर में नेपाल में है, मतलब जानवर इधर उधर जा सकते हैं ना, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है उसका एक्सटेंशन, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन नेपाल के अंदर में, उसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में उसको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत में बोलते हैं उस इलाके को, ठीक है, उस नेशनल पार्क को। उसी से लगकर नेपाल में दूसरा नेशनल पार्क है, नेपाल का नेपाल में है वो नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ रूपा ने आंसर किया है, नवनीत ने आंसर कर दिया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखते हैं, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तैयार रहिएगा आप सभी के सभी, वो क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ी देर में आएगा आपके लिए। नाउ फ्रेंड्स, आपको बता दूं करंट अफेयर्स बाय टीपी, ये सर्च कर लेना आप लोगों ने, करंट अफेयर्स बाय टीपी, ठीक है। इसके ऊपर में, ठीक है, आप लोगों के लिए आज शाम में 7 बजे जो है क्वेश्चंस भी डाले जाने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इस लेक्चर के बाद में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय टीपी इस टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, आपको दिख जाएगा इस तरीके से, करंट अफेयर्स बाय टीपी के नाम से, ठीक है। 3000 से ज्यादा बच्चे उसके अंदर में ऐड हो चुके हैं, आप लोग भी ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलिए,
नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी एएओ का क्वेश्चन आपको बताना है कि पार्क और अभयारण्य जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताएंगे आप लोग। कौन सा वाला जोड़ा सही नहीं है? चलिए जो लोग ऑलरेडी ऐड है बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की जनपद और कौन सा वाला, तो भीम बांध जो आपका है वो कहां पर में, मुंगेर के अंदर में ही है, सबसे पुराना वाला आप लोगों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, ये तो सही है आपका, ठीक है। नेगी और नकटी दोनों के दोनों जमुई में है, ठीक है। नकटी, नकटा कौन है, ठीक है, जमाई राजा जो है नकटे होते हैं, मतलब ज्यादा ही उनकी ऊंची नाक होती है, आपको बोलेंगे हमेशा कि आए आए हैं तो उनकी खातिरदारी करो, ये करो वो करो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, गए वो अपने घर जैसा रहो बढ़िया से, क्या राजा बन के क्या रहने का वहां पर में, ठीक है। आप अपने उनके मम्मी, लड़की के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा समझो, ठीक है। नेगी और नकटी दोनों डैम कहां पर में आप लोगों का, जमुई के अंदर में, नेगी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी दोनों जमुई में मिलेंगे आप लोगों को। कैमूर ऑब्वियस ही बात है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बक्सर में कहां पर में आएगा, वो तो कैमूर जिले में ना, कैमूर जिले के अंदर में, कैमूर और थोड़ा सा हिस्सा रोहतास में भी है, तो ये गलत है आप लोगों का जोड़ा। राजगीर नालंदा में है, राजगीर, और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हो आप लोग, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हो आप लोग, ठीक है। चलिए तो आपको गलत वाला पूछा था, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 78% लोगों ने सही आंसर दिया है, ओके। तो सबसे पुराना वाला आप लोगों का कौन सा है, सबसे पुराना जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने, भीम बांध है, मुंगेर जिले के अंदर में, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। देखिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है, अवस्थिति मतलब उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, कंटिन्यूएशन है उसका। तो आप लोग यहां पर में देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन जाती है आप लोगों की कि भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोगों को भारत में ही मिलेगा, कर्नाटका के अंदर में, तो कर्नाटका थोड़ी ना नेपाल के अंदर में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर में। और ये तीनों के तीनों जो है ऑब्वियसली बात है नेपाल के अंदर में तो नहीं है, ठीक है, तीनों राज्य। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये है नेपाल के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नेपाल में है, और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का एक्सटेंशन है, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का ये एक्सटेंशन है ये। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसको। तो चितवन, जितने भी बच्चे जिन्होंने आंसर ए लगाया है उन लोगों का सही हो गया है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, कभी भी आप लोगों की बीपीएससी के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है, याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। लिख देंगे सभी के सभी कि बाकी के कहां पर में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है, कर्नाटक के अंदर में है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स आपके पश्चिमी चंपारण के अंदर में ऊपर साइड में, और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन नेपाल के अंदर में, ठीक है। चलिए गुड। नाउ बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का जीएस के अंदर में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, जल्दी बता देंगे। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली आप लोगों के लिए घोषणा करने वाला हूं, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे उससे, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है उसको बनाने में, एफर्ट लगे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ उसके, उसको आप लोगों के लिए उसको क्रिएट करवाने में, ठीक है। तो आपको मजा आएगी कल, ठीक है। तो कल आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करूंगा, तो कल वाले कल सेशन में जरूर जुड़ना आप लोगों ने, ठीक है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स 1929 के अंदर में हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा, अच्छा ऑल इंडिया, ठीक है, जो है किसान सभा का गठन कब हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था ये बता देंगे आप लोग, ओके। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन आप लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, मैं कंटिन्यूसली आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे साइड में, ठीक है, बताते जाएंगे आप सभी के सभी। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था, वेट नहीं हो रहा सर, बता दीजिए, वेट इंतजार का फल मीठा होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं या कल मेरे अनाउंसमेंट से पहले तक ज्वाइन हो जाएंगे टीचिंग परीक्षा के कोर्स में, उन लोगों को स्पेशल उसके अंदर में कंसेशन मिलेगा, स्पेशल क्या मतलब सुपर स्पेशल मिलेगा। तो 1936 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, लखनऊ के अंदर में, लखनऊ में, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा की 1936 लखनऊ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम लगाइए। मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं, आप सभी लोगों को कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ठीक है।
बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में आया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी होते हैं आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने नील नदी वाला एग्जांपल भी बताया था कि क्यों जरूरी होता है ना। और बाकी क्वेश्चंस भी आपको बताया कि कैसे प्रीवियस एग्जाम्स में से क्वेश्चंस उठाकर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं पूरब से पश्चिम का मतलब है कि भाई इधर से स्टार्ट करना है आपने। यहाँ पर में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे, चौथे नंबर पे ऐसे आना चाहिए। वो जो सबसे पूरब में है उसको पहले लिखना है आपने, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से देखूं इसको कि भाई सबसे पश्चिम में, लास्ट में, मतलब पश्चिम साइड के अंदर में कोसी नदी तो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। मुझे आप बताइए सोच के, ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि मैंने ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट क्यों किया। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट क्यों किया होगा। आप सोचिए, आपको बोला है पूरब से पश्चिम की तरफ में लगाना है आपने, तो जो भी नदी लास्ट में होंगी वो सबसे पश्चिमी हिस्से में होंगी। बट अगर हम बिहार का थोड़ा सा भी मैप आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता होगा कि जो कोसी नदी है वो पश्चिम पूर्वी हिस्से के अंदर में, पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में नहीं है। ये इतना पता था कि बस मुझे बता दो, बाकी आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कोसी जो है वो आप लोगों का नहीं हो सकती थी सबसे इधर साइड में, क्योंकि जो पूरब में होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता था। और ये आपकी कोसी नदी सबसे इधर पूर्वी साइड में भी, पश्चिमी साइड में नहीं है, ठीक है आप लोगों का। चलिए, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर में कि आंसर क्या हो सकता है आप लोगों का। ओके, एक एक करके। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट किया जा सकता था इसी तरीके का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर में आप लोग देखिए कि कोसी नदी आप लोगों की यहाँ पर में हो गई, ठीक है, कोसी नदी, ठीक है। कमला नदी यहाँ पर में आ गई, कोसी के बाद में कमला, फिर बागमती नदी है आप लोगों की, और फिर बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, ठीक है। तो कोसी नदी पूरब में, कमला, बागमती और गंडक, बूढ़ी गंडक और फिर गंडक, ठीक है। यहाँ पर में आप देखिए, तो अब जोड़ी क्या लगेंगी आपकी, सबसे ज्यादा पूरब में है यहाँ पर में कोसी नदी, पहले नंबर पे कोसी, ठीक है। तो कोसी इधर में आएंगी, फिर आएंगी कमला नदी, ठीक है, कमला नदी है दूसरे नंबर पे, फिर बागमती नदी है, ठीक है, ठीक है, और फिर बाद में बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में जो है वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए थी आपकी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 61% लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग हल्का फुल्का भी मैप याद रखोगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, पहले नीचे में जो नदियां है ना उनको देखो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी अपन, आप कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हो। बस एक चीज करो मेरे साथ साथ में, एक्सपेरिमेंट सभी लोग करेंगे, हर बच्चा, ठीक है। चलिए, ये नीचे की नदी देखिए, कर्मनाशा, फाल्गु, पुनपुन, सोन। ओके, देखो आप लोग अच्छे से देखो, देख लिया आप लोगों ने, जी भर के देख लो। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब मैं आप लोगों से जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, आप मुझे बताइए, ठीक है, पुनपुन, ठीक है, सोन, ठीक है, और कर्मनाशा, कर्मनाशा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट के तरफ में इनका सीक्वेंस बताएंगे आप लोग मुझे। चलिए बताइए, वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट में इनका सीक्वेंस बताएंगे आप लोग। देखते कितने लोग समझ पाए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। पश्चिम से स्टार्ट करके पूरब की तरफ में आप लोगों ने बताना है सीक्वेंस। कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। मैंने तो आप लोगों से बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को इवन आप लोगों के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले यहां पर में, ठीक है, कर्मनाशा नदी है, ठीक है, जो बॉर्डर बनाती है इधर साइड में, ठीक है, कर्मनाशा नदी, ठीक है। फिर उसके बाद में सोन नदी आके मिल जाती है गंगा के अंदर में, ओके। और उसके बाद में यहां पर में आप लोगों की आती है पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी, ओके। तो ये आप लोगों को तीन एटलीस्ट याद रखने थे। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, के एस पी, के एस पी, के एस पी। बहुत सारे लोगों ने 321 321 आंसर लगाया है, बहुत सारे लोगों ने। मतलब ये तीसरे नंबर पे जो है आप लोगों का सबसे पहले वो आएगा आपका, ठीक है। अगर इसको 1 2 3 लगाए, ठीक है, ऐसा, तो 3 2 और 1 ये आंसर बनने वाला है आप लोगों का। ऐसे आप लोग जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पुस्तक पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, जल्दी बताएंगे आप लोग। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, ताकि आप लोगों के लिए और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में हम लोग पढ़ाते रहे। और इसके अलावा आप लोगों में से जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। और चैनल जहां भी शेयर कर सकते हो, इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे सभी के सभी।
देखिए पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अंदर में उन्होंने धन की निकासी का, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में से धन निकाल कर ब्रिटेन के अंदर में जमा कर रहे हैं, ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ग्लैडस्टोन, इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के अंदर में एक प्रधानमंत्री थे उस समय में, तो उनसे तुलना की जाती थी, ठीक है। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत का अनौपचारिक राजदूत, ठीक है, ब्रिटेन में। तो अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन किसको कहा जाता था? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अनऑफिशियल मतलब अनौपचारिक, भाई किसी ने औपचारिक रूप से तो भेजा नहीं था दादा भाई नौरोजी को, फिर भी जाके हमारी बात वहां तक पहुंचाते थे वो लोग, ठीक है, हमारी बात को ब्रिटेन के अंदर में पब्लिसिटी करते थे, उसकी पब्लिसाइट थे एक तरीके से। तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन किसको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, ठीक है। अनौपचारिक भारतीय राजदूत ब्रिटेन में अनौपचारिक भारतीय राजदूत दादा भाई नौरोजी को कहते थे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी की सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के अंदर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय जो है राष्ट्रवाद के जनक इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टोटल, ठीक है, 1 2 3 और ये अपने आप में 4 नंबर के बराबर का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो 5 6 और 7 नंबर के बराबर का बना दे इसको। अच्छा चलो 7 छोड़ो, ठीक है, 8 9 और 10 नंबर के बराबर का क्वेश्चन बना दे इसको अपन। देखिए कैसे, एक एक करके आप लोग आंसर करते जाइए, मैं आपको देता हूँ एक्स्ट्रा डेटा भी, सारे के सारे लोग देखेंगे यहाँ पर में। देखिए अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने जो लेटर्स है उनका संग्रह एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आप लोगों का जो है आपको करेक्ट वाला बोला है, ठीक है। तो ये आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था, ये तो गलत है आपका, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रह्मदत्त, ठीक है, ये सेकंड सत्याग्रही थे बोल रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह में। अब देखो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940 के अंदर में। एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, 1940 में स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले नंबर पे थे, ठीक है, विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरे नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे नंबर पे थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। चलिए आप लोगों के देखिए और क्वेश्चंस बन गए यहाँ पर में। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में स्टार्ट हुआ था। एक और क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कहां पर में पास किया गया था? रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन के अंदर में। रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अध्यक्ष चुना गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद लगभग 6 साल तक जो है फिर उसके बाद में अध्यक्ष रहे, ठीक है भाई। बैक ट्रेसिंग करते जाएंगे, कितना भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लंबा चौड़ा बैक ट्रेसिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अंदर में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पास हुआ। विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था गांधी जी ने, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को, फिर ब्रह्मदत्त को। रामगढ़ अधिवेशन में ये घोषणा हुई थी। उस समय के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, लंबे समय तक 6 साल तक जो है अध्यक्ष रहे वो। अब एपीजे मौलाना अबुल कलाम आजाद को अगर एक्सटेंड करते जाए तो फिर और हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लास के अंदर में देखा हुआ है, नेशनल कांग्रेस की पूरी जो हमारी क्लास हुई थी ऐप के ऊपर में, कि सबसे यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अंदर में। चलिए और देखेंगे अभी आगे में, ठीक है। ये तो 15-20 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ये। इंडियन स्ट्रगल नाम की जो पुस्तक है, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अच्छा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों का? थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया, वो मोर देन वन ऑफ दी, वो आंसर था उसका। ये बने थे 1938 में, 1938 में और 1939 में। 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, ठीक है। 1938 में बने थे हरिपुरा सेशन में और 1939 में बने थे त्रिपुरी सेशन के अंदर में। त्रिपुरी सेशन में उन्होंने किसको हराकर बने थे? तो त्रिपुरी सेशन के अंदर में उन्होंने, ठीक है, आप लोगों को याद रखना, पत्ताभी सीतारमैया जो थे उनको हराया था। पत्ताभी सीतारमैया बाद में जाके कब अध्यक्ष बने? तो 1948 के अंदर में, आजादी के बाद में पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, आजाद भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पत्ताभी सीतारमैया बने थे। पत्ताभी सीतारमैया को ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे 1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में? ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, पत्ताभी सीतारमैया थे। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे, मैं बहुत सारा आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है,
ठीक है, चलिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी बच्चे जिन्होंने वो क्लास देखी है पेड क्लास के अंदर में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो याद रख पाए होंगे। चलिए, तो मुझे आप लोग बताओगे बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, और उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, और इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, आगे जाकर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। Who was the author of महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, सम रेमिनिसेंसेस मतलब यादें, महात्मा गांधी एंड बिहार। ठीक है, बापू के कदमों में, ये भी एक पुस्तक थी जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा जी। देखिए, अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, और बापू के कदमों में ये भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, बापू के कदमों में। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर मैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, ठीक है, सही की जगह पे मैं गलत लगा, तो अब बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इनकरेक्ट। अब आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, देखते कितने लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर सारे। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक चीज बता दूं कि आप लोगों को इस तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे ना, अपने दिमाग को जब आप लोग ट्रेनिंग दोगे, तकलीफ दोगे, वो और ज्यादा विकसित होता जाएगा। जब आप लोगों को साइकिल चलानी सीखनी थी तो आप लोग गिरे, पढ़े, ठीक है, चोट लगी, फिर जाकर सीखे। आप लोग मानते हो सभी लोगों ने इसी तरीके से सीखे होंगे जिनको भी आता है। ठीक है, आप लोगों को 1 2 3 4 भी नहीं आता था, आप लोग सीखे। तो ये बेसिक जो है तरीका है सीखने का। अपने आप को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को चीजें नहीं बताओगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक चीजें याद नहीं होती है। रिवीजन करना पड़ेगा। साइकिल चलाना ऐसा नहीं था कि आपने एक बार चलाए बस और अगले दिन आ गए, आपको रिवीजन करनी पड़ती है। और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। और टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज लेकर आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है, कल मैं जब घोषणा कर दूंगा उसके बाद में जो है आपका 1499 का अलग से वो आप लोगों को मिलेगा। जो लोग बच्चे कल मतलब मेरे घोषणा होने तक जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे, ठीक है, वो लोगों के लिए मतलब सुपर डुपर जो है उसके अंदर में कंसेशन रहने वाला है। सुपर डुपर इतना ज्यादा कि मतलब नेग्लिजिबल के बराबर। तो 7611101101, 9697888844 ये नंबर आपका चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू प्रिया जी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सा वाला लोकेटेड है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों कहां पर में है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में लोकेटेड है। आपसे क्या पूछा है, पश्चिमी चंपारण में कौन सा वाला लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर आप भाई इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, इनमें से एक से अधिक, सारे के सारे ही आप लोगों के पश्चिमी चंपारण में ही तो है सारे के सारे। तो ए आंसर लगाया 40% लोगों ने अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ। डी आंसर लगाया 39, अब 38 39%। ठीक है, ए और डी के बीच में लड़ाई चल रही है। ओके, अब वो है 40% डी का। तो प्लीज थोड़ा सा आंसर लगाने के पहले बाकी के ऑप्शन भी देख लिया करो कि कहीं मोर देन वन ऑफ द अबव तो नहीं है इसका आंसर। ऐसे इस तरीके से भी देख लिया करो। ओके, तो डी आंसर कितने लोगों ने सही लगाया था और कितने लोगों को अब याद हो गया कि एटलीस्ट अब अगले बार से सही करोगे। ठीक है, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर अभ्यारण्य कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ठीक है, उदयपुर अभ्यारण्य कहां पर में है, अपने आप में क्वेश्चन बनता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का एक्सटेंशन का क्या है नेपाल के अंदर में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्लीज एक बार कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे सभी के सभी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में है, तो ये वैशाली के अंदर में बड़ेला, ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बड़ेला। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राजगीर या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी नालंदा के अंदर में है। ठीक है, कांवर झील आप लोगों को मिलेंगी बेगूसराय में, अपने आप में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर, ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो दरभंगा, जिसको बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, दरभंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा विक्रमशील गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इसको बोलते हैं। ठीक है, भागलपुर के अंदर में है। नेगी और नकटी दोनों के दोनों कहां पर में है, ठीक है, जमुई में। राजौली अभ्यारण्य कहां पर में, नवादा में।
ठीक है, राजौली, नवादा। ओके, तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का एक्सटेंशन क्या है, ये मुझे बताइएगा आप लोग जरूर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल की आकृति वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखिए रामपुरवा अशोक स्तंभ आपको मिला था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, रामपुरवा, ठीक है, अशोक स्तंभ है एक तरीके, एक ये रामपुरवा, और उसके ऊपर में आपको पॉलिश्ड जो है आपका बेसिकली बैल मिला था, एकदम पूरा चिकना, चिकना इन द सेंस, बैल का फेमिनाइन वर्जन क्या होता है, कोई देख तो नहीं रहे ना? ठीक है, आपके घर के मतलब गाय वगैरह, बैल, बैलनी क्या होती है? नहीं तो बोलेंगे कहाँ पर मैं है सर, दिखाओ करके भी फोटो उसकी, तबेले में बैठ के नहीं देख रहा है कोई? ठीक है, तो बिहार के अंदर में, चंपारण के अंदर में मिला था, ये है वो बैल, ठीक है, पत्थर का है लेकिन, तो ये है वो, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। गाय, हाँ गाय के साथ में तो नहीं देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, एकदम स्पीड में आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, चंपारण के अंदर में मिला था आप लोगों को, और अभी फिलहाल के अंदर में ये राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, चंपारण, बिहार चंपारण के अंदर में था। ठीक है, ओके, अभी इसको उठाकर कहां पर में रखा गया? राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा गया। मिला आपको था चंपारण में, बिहार के पश्चिम वाले साइड में आज के। नाउ फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो बिहार की राजधानी पटना जो है फ्रेंड्स, ये 9 जिलों से स्पर्श होती है। ठीक है, बिहार के अंदर में कोई भी जिला जो सबसे ज्यादा जिलों से, दूसरे जिलों से स्पर्श होता है, तो वो है आपका पटना जिला। ये भी याद रखना, आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला है जो दूसरे सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श, सीमा स्पर्श करता है? तो पटना जिला सबसे ज्यादा दूसरे जिलों से सीमा स्पर्श करता है। आप अब आप देखो, आपको ये क्वेश्चन तो आया था पिछला कि पटना जिला कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है? 9 जिलों से, आप लोगों ने कर लिया, बट सबसे ज्यादा दूसरे जिलों से स्पर्श करने वाला जिला भी कौन सा है? ये पटना जिला ही है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। गंगा नदी सबसे लंबी लेंथ 99 किलोमीटर की, ठीक है, आपको याद रखना है कि पटना में से ही बहती है। कौन सी नदी पूरी तरह बिहार राज्य के भीतर बहती है, पूरी तरह से बिहारी है? ठीक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, अजय रिवर, गंगा नदी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, बूढ़ी गंडक जो है आप लोगों को ये याद रखना है, पूरी तरह से बिहारी नदी है। ठीक है, सोमेश्वर हिल्स में इसका उद्गम होता है, सोमेश्वर हिल में। सोमेश्वर पहाड़ियां कहां पर में आप लोगों की? सोमेश्वर हिल्स आपको पता है पश्चिमी चंपारण के अंदर के आसपास में आपको मिलेंगी, और ये जाकर जो है आप लोगों को याद रखना है मुंगेर जिले के पास में, ठीक है, गंगा के अंदर में जाके मिल जाती है। ओके, तो इस तरीके से पूरी तरह से बिहार में ही उद्गम होता है, बिहार में ही इसकी, ठीक है, मायका है, बिहार में ही इसका ससुराल है। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक। ठीक है, एक बार वॉइस आप लोग बता देंगे कि वॉइस बराबर है आप लोगों की? आप लोगों के मतलब आप लोगों के पास में बराबर आ रही है माइक से आवाज? बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहां पर में आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा में? बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कब आयोजित होता है? पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर में एनिमल फेयर, पशु मेला, ठीक है, ये होता है सोनपुर के अंदर में। कब आयोजित होता है, कौन सी पूर्णिमा को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आप लोगों को बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और कल आप लोगों ने सभी ने तैयार रहना है फॉर दी वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज। ठीक है, 2936 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि भाई कब ये आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर पशु मेले को किस नाम से जाना जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला से, मेला के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर मंदिर भी है वहां पर में, इसी वजह से इसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, गंडक और गंगा नदी के संगम के पास में ये जगह है आप लोगों की, हरिहर क्षेत्र मेला भी इसको कहा जाता है। तो इसके ऊपर में मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए कल करवा दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नेगी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये आप देखिए दोनों प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी? नेगी बांध पक्षी अभयारण्य, ठीक है, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहां पर? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नागी या नेगी बांध पक्षी अभयारण्य, ठीक है, जमुई जिले के अंदर में है, और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है। तो नेगी और नकटी दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है, जमुई के अंदर में, BA, ठीक है, पहले का बी दूसरे का ए। ओके, तो नेगी और नकटी जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। अभी आप लोगों को पता है नेगी और नकटी दोनों को, नेगी और नकटी दोनों को ही रामसर साइट का खिताब मिल चुका है। तो बिहार के अंदर में कितनी रामसर साइट है अभी? रामसर साइट्स, देखिए रामसर साइट उनको कहा जाता है, या रामसर स्थल उसको कहा जाता है, ऐसे स्थल जो आर्द्र भूमि है, दलदली भूमि है थोड़ी सी, वहां पर में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता। उन क्षेत्रों को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन क्षेत्रों को बचाएंगे तो उन क्षेत्रों में रहने वाली जो जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के पशु, अलग अलग प्रकार के पौधे, वो सब भी सुरक्षित रहेंगे। तो रामसर कन्वेंशन के तहत अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों को रामसर कन्वेंशन साइट या रामसर साइट जो है घोषित किया जाता है। पहले ही कांवर झील थी अकेली बिहार के अंदर में रामसर साइट, अभी नेगी और नकटी दोनों को भी कर दिया गया, तो टोटल 3 साइट हो चुकी है अभी आप लोगों की, ठीक है, बिहार के अंदर में 3, नेगी और नकटी को मिलाकर, ठीक है, बिहार के अंदर में। इंडिया के अंदर में टोटल 89 है, बिल्कुल ठीक है, बिहार के अंदर में हो गई है आपकी। अच्छा, रामसर कन्वेंशन 3 जो है आप लोगों का 3 साइट है रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से वर्ल्ड वेटलैंड डे का मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसी वजह से, क्योंकि 2 तारीख को, 2 फरवरी को ही रामसर कन्वेंशन साइट हुआ था। अब ये रामसर क्या है? ठीक है, मतलब राम भगवान को सर बोल रहे क्या वो लोग? नहीं, रामसर नाम की एक जगह है ईरान के अंदर में, ठीक है, वहां पर में कन्वेंशन साइन हुआ था, इसी वजह से इसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। रामसर, रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर समझौता, ठीक है। तो रामसर ईरान के अंदर में एक जगह है। नाउ फ्रेंड्स, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब लगा था, ठीक है, और लास्ट टाइम कब लगा था? लास्ट टाइम, चलो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कब लगा था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है बिहार के अंदर में लगा था, ठीक है, 1968 के अंदर में, ठीक है, और लास्ट टाइम लगा था 2005 में। 2005 के बाद से नहीं लगा अभी तक बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन। टोटल कितने बार लग चुका है अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 8 बार लग चुका है टोटल, ठीक है। दोनों ही याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 बार लग चुका है। अच्छा मुझे बताइए कि राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है तो कौन सा आर्टिकल जो है उसमें काम करता है? राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल क्या है प्रेसिडेंट रूल का? जल्दी से हर कोई बच्चा जल्दी से बता देगा, जितने भी लोगों को याद आ रहा है। आर्टिकल, आर्टिकल क्या है इसका? ठीक है, अनुच्छेद क्या है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में? तो यह है आर्टिकल नंबर 356, राष्ट्रपति शासन। राज्य के अंदर में इमरजेंसी टाइप का बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। नाउ अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पर में लगा था, क्वेश्चन बन सकता है ये वाला आप लोगों का। तो आप लोगों ने याद रखना है पंजाब के अंदर में लगा था 1951 के अंदर में। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था पंजाब राज्य के अंदर में। तो ये अलग से मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, कहां पर में लगा था? तो ये पंजाब में लगा था, पंजाब के अंदर में। और कब लगा था? तो 1951 के अंदर में, ठीक है, पहली बार। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ओके, कि पहली बार कहां पर में लगा था राष्ट्रपति शासन? पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के, ठीक है, काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलाट जलप्रपात बताइए जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर काकोलाट जलप्रपात की बात करूं मैं आप लोगों से, तो काकोलाट जलप्रपात जो है ये भागलपुर, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर कहां पर में स्थित है? और प्लस इसके अलावा ये आप इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नवादा जिले के अंदर में है। इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, हाइट जो है इसकी, ये आप लोग, इसकी हाइट है 160 फीट की, ठीक है, 160 फीट जो है इसकी हाइट है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
ओके, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेगा आप लोगों को 107 फीट की 160 फीट हाइट है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को नवादा के अंदर में बिहार झारखंड बॉर्डर के ऊपर में मिलने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, काकोलट रिवर है, सकरी रिवर एक दूसरी रिवर है, ठीक है, उसकी सहायक नदी है काकोलट रिवर, उसी से बनता है ये आपका। ये इस प्रकार से देखिए आप लोग। नाउ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सोमेश्वर हिल लोकेटेड? बीपीएससी ऑडिटर की एग्जाम में आया था और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसका क्वेश्चन बताया था। ठीक है, इसका आंसर बताया था मैंने आप लोगों को कि सोमेश्वर हिल कहां पर में, क्योंकि सोमेश्वर हिल से बूढ़ी गंडक नदी भी निकलती है। ठीक है, तो आंसर जो है हो जाएगा आप लोगों का पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सोमेश्वर हिल। ठीक है, और बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी सोमेश्वर हिल फोर्ट ही है। ठीक है, सोमेश्वर हिल का किला सबसे ऊंची चोटी बिहार की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। 665 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर के पास में है ये यहाँ पर में आप लोगों का सोमेश्वर हिल। ओके, सोमेश्वर हिल फोर्ट पश्चिमी चंपारण के अंदर में। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जानबूझ के यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कर देंगे। 10 सेकंड दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को मैं। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। दक्षिण अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, कौन सी है? अमेजोन नदी है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका की। बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का 2007-8 के अंदर में। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आप लोग देखिए यहाँ पर में नील, अमेजोन, मिसिसिपी, गंगा। नील, अमेजोन, मिसिसिपी, और यहाँ पर मैं देखिए बस मोर देन वन ऑफ दी नन ऑफ दी डाल दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी आपका बीपीएससी के अंदर में, बीपीएससी टीआरई में 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो कितने लोगों को लगता है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप बुक से पढ़ लेते हो, कई बार होता है आप लोग जो है बस कर लिया क्वेश्चन, लेकिन जब आप टेस्ट के माध्यम से करते हो, जब आप उसको रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, है ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए जरूरी है, और जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा आप लोगों को करने हैं, और कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजोन, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजोन। यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर हो गया। पूरे दुनिया की बोला होता तो नील होती, लेकिन यहाँ दक्षिण अमेरिका बोला है ना, साफ साफ इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों को ये बताना है, एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, और बिहार में भी सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसकी आयु के आधार पर उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो आपकी इसकी न्यू वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, एक होती है ओल्ड वाली और एक होती है न्यू। जो ओल्ड होती है उसको बोलते हैं आप लोग बांगर। ठीक है, बांगर, बांगड़ या बांगर इसको बोला जाता है। और जो न्यू होती है उसको कहा जाता है आपका खादर। ठीक है, खादर। ठीक है, न्यू वाली को। जो ओल्ड वाली होती है इसमें कंकर वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ये पुरानी वाली है, कंकर पाए जाते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है बताइए जल्दी से, आप लोग बता देंगे आंसर अब कमेंट के अंदर में। 4000 से भी ज्यादा, 4100 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। ठीक है, 3300 प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे यहाँ पर में लॉयल है, जिन्होंने यहाँ पर अपना अपना योगदान दे दिया है। सेशन को लाइक करने के साथ में जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया यहाँ पर में। ठीक है, खादर ये है न्यू वाली। ओल्ड वाली का नाम क्या है वो भी आप लोग कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, पवन कुमार, दिवाकर, प्रतिभा सिंह, डॉली, ठीक है, मरियम, प्रवीण, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में कर दिया है। ठीक है, सेशन को लाइक, रोहित कुमार, अंजलि कुमारी, प्रियंशु, ठीक है, हीना कुमारी, आर्या राज, विनीता, बहुत बढ़िया। ठीक है, रोशन कुमार, कंटिन्यूअसली जो है आप लोग लाइक करते जा रहे हो सेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर यहां पर मैं कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का खादर। नेक्स्ट, कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार बिहार के अंदर में, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका कैमूर वाला हिस्सा, ठीक है, कैमूर और रोहतास जिसके ऊपर में पड़ता है, इसको कैमूर का पठार बोला जाता है। ठीक है, कैमूर का पठार जो है ये विंध्या जो आपकी सातपुड़ा रेंज है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके आगे में पड़ता है आप लोगों का, विंध्या सातपुड़ा के संगम के पास में। तो कैमूर का पठार जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि कैमूर का पठार जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो ये प्लीज याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, कैमूर का पठार आप लोगों का चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप देखिए कैमूर का पठार कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, ये यहाँ पर में आप देखिए, ये पूरा भारत है हमारा। ठीक है, और यहाँ बिहार
और मध्य प्रदेश के यहाँ पर में पास में आप लोगों का, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होते हुए इधर में जो पूरा का पूरा छोटा सा पठार है, पठार मतलब होता है बेसिकली ऊंची उठी हुई भूमि, बस, ठीक है, टेबल टॉप टाइप की जो इस तरीके से भूमि होती है ना, थोड़ा सा कम से कम एक तरफ से ऊंची उठी हुई, थोड़ा ऊंचाई पर जो भूमि होती है, फ्लैट लैंड थोड़ी ऊंची उठी हुई, उसको बोलते हैं पठार, ठीक है। तो कैमूर रेंज, कैमूर का पठार यहीं पर मिलेगा आप लोगों को, कैमूर रेंज के पास में इधर में कैमूर का पठार मिलेगा, और यहाँ पर में चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से। और कल याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कल आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है, और जितने भी बच्चे कल तक मेरे अनाउंसमेंट तक जितने बच्चे टीचिंग परीक्षा में ज्वाइन हो चुके होंगे, उन सभी लोगों को एक स्पेशल जो है जो है लिमिटेड टाइम ऑफर आप लोगों को मिलेगा एक गिफ्ट के रूप में, ठीक है, लॉयल्टी गिफ्ट। देखिए विच टाइप ऑफ सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, कंकर सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी आप लोगों का। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है आपकी, ठीक है, उसके दो प्रकार है जलोढ़ मिट्टी के, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के। एक है आप लोगों का जो पुरानी वाली होती है उसको बांगर बोलते हैं, बांगड़ या बांगर, और जो नई वाली होती है उसको खादर बोला जाता है, खादर। खादर जो है ये न्यू टाइप की है, और बांगर जो है ये ओल्ड टाइप की है। इसी के अंदर में आप लोगों को मिलेंगे कंकर, आपको बताया था ना कंकर इसी में मिलते पुरानी वाली के अंदर में, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, उसमें कंकर वगैरह नोड्यूल्स जमा हो चुके हैं। तो आप लोगों का जो बांगर है इसके अंदर में पाया जाते हैं, बांगर में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने सही आंसर किया था इसका, 83% यहाँ पर में मुझे दिख रहा है, ठीक है। कौन कौन है उन 83 के अंदर में, वो हाथ भी ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यूसली आंसर्स करते जा रहे हो। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ठीक है, सिवान, गया, भागलपुर, वैशाली। अब इनमें से आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए मैं अगर आप लोगों को पहले 5 जिले बताऊं तो आप लोग जो है इसमें से आंसर लगा पाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर में कैसे पूछा गया, पटना, ठीक है, आप लोगों का सबसे ज्यादा था, क्या पटना दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर में, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर है ईस्ट चंपारण, क्या ईस्ट चंपारण दिया हुआ है आप लोगों का, पूर्वी चंपारण नहीं दिया हुआ है। क्या मुजफ्फरपुर दिया हुआ है इसके अंदर में, मुजफ्फरपुर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मधुबनी है, फिर मधुबनी दिया है क्या, मधुबनी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गया है, फिर गया दिया हुआ है कि इसके अंदर में, जी हाँ। तो इनमें से कौन सा वाला है आप लोगों का, तो वो है गया। आप लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो आप लोगों के पहले 5 जो जिले हैं उनमें से आप लोगों का आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को क्या सबसे लास्ट के 5 भी बता दूं, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन कभी आ जाए आप लोगों से तो आप लोग कर पाए, टीचिंग परीक्षा के बच्चे कहीं पे भी पीछे नहीं रहने चाहिए। तो गया जो है इनमें से सबसे ज्यादा जो है आप लोगों का गया में, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया, ये 5 है आपके, ठीक है। तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया, ठीक है, सबसे ज्यादा पटना के अंदर में है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर पूर्वी चंपारण के अंदर में है, फिर मुजफ्फरपुर के अंदर में, फिर मधुबनी में, फिर गया में। सबसे लास्ट के जो है आप लोगों के, तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर में है, तो ये शेखपुरा में है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स हेड टीचर की जो एग्जाम, हेड मास्टर की जो एग्जाम हुई थी आप लोगों की, ये हुई थी आप लोगों की 2022 वाली जो हुई थी ना, उसके अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो शेखपुरा ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या। फिर है शिवहर में, ठीक है, शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, वो भी शिवहर के अंदर में। अरवल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में, तीसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या, लखीसराय और फिर जहानाबाद, ठीक है। तो ये सबसे कम वाले। आप लोग बताइए, आप इन 10 डिस्ट्रिक्ट में से कोई डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप लोग, या आपका कोई परिवार के कोई लोग, आप बताइए, आप ये बताइएगा, अगर आप पटना में रहते हो तो आप ये लिखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे, अगर आप पूर्वी चंपारण में रहते हो तो आप लिखिए सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, सेकंड नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले में रहते हैं। आपके मम्मी पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी आप लिख सकते हो, अगर इनमें से कहीं से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है अरवल से हो तो थर्ड लास्ट सबसे, ठीक है, थर्ड लास्ट सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में रहते हैं, ठीक है। थर्ड लास्ट मतलब नीचे से तीसरे नंबर पे जो है थर्ड लास्ट का मतलब होता है, फिफ्थ लास्ट मतलब जहानाबाद के अंदर में। और सबसे अगर आपको रहना है तो लीस्ट पॉपुलेशन वाले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में रहते हैं, शेखपुरा में अगर आप रहते हो, शिवहर में रहते होंगे तो लिखे कि सेकंड लास्ट जो है मिनिमम पॉपुलेशन, या ठीक है सेकंड लास्ट न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में रहते हैं, ऐसा लिखिए आप लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ओके। एटलीस्ट यहां पर में आप लोग लिखिए, औरंगाबाद वाले क्या लिखे कुछ मत लिखिए,
ठीक है, आप लिखिए कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई तो रहता होगा आपका इन 10 जिलों में से। मैं आपको ये 10 जिले पहले याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, अरे कोई तो रहता होगा इन 10 जिलों में, वो लिखिए। मान लो कि आपके जो मामी है, ठीक है, आपके मामी जो है वो मधुबनी से है, तो लिखिए कि मेरे मामी जो है वो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले जिले से बिलोंग करती है। कोई तो रहता होगा यार कहीं ना कहीं इन 10 जिलों में तुम्हारे, कहीं ना कोई ना कोई। चलो आ जाओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या था? ठीक है, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इन 10 के 10 जिलों में तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में बिहार की जनगणना 2000 भारत की जनगणना जो हुई थी 2011 की लास्ट वाली सेंसस, उसके अनुसार बिहार का जो लिंग अनुपात था, ठीक है, वो था आपका, ठीक है, 918। मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, मेल के मुकाबले में केवल 918 फीमेल थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 918, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में, सबसे कम शेखपुरा में, पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशो, ठीक है, 918 है। ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि बाल लिंग अनुपात कितना है, ये आप लोगों को मैंने बिहार की पॉपुलेशन वाला जो लेक्चर उसमें कराया है, बताइए। बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार, ठीक है, हर 1000 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनमें हर 1000 जो मेल बच्चे हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में कितनी फीमेल बच्चियां है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3865 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग लाइक कर देंगे, 4000 पार हो जाएगा इसमें। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। और कल के लिए कितने लोग तैयार है, हाथ ऊपर कर दीजिए कल। ठीक है, और जितने लोग जुड़े नहीं है वो जल्दी से जुड़ जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कल ध्यान से निकल जाए और आपसे इतना बड़ा ऑफर जो है वो छूट जाए आप लोगों से, फिर बाद में आप अफसोस करोगे कि काश ले लिया होता। ठीक है, चलिए गुड। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 935। ठीक है, 935। तो बिहार के अंदर में, ठीक है, हर 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में 935 जो है वो लड़कियां है। ठीक है, बच्चियां है, फीमेल चाइल्ड है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि लिंग अनुपात बिहार में बढ़ रहा है या घट रहा है? ठीक है, लिंग अनुपात बढ़ रहा है। 900 ओवरऑल देखा जाए तो 918 है। ठीक है, 918, लेकिन बच्चों में देखा जाए तो 935 हो गया है। मतलब आने वाले समय में बिहार का जो लिंग अनुपात है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, 935 है। ठीक है, बाल लिंग अनुपात। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों से था यहाँ पर, मैं जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है जो जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो करवा दूं किसी ना किसी माध्यम से। ठीक है, आप लोगों को ओके सारे तरीके से आप लोगों को करवा दूं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा, आपको मैथिली भाषा के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मैथिली भाषा बिहार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली भाषा है। ठीक है, और मैथिली भाषा बिहार के दक्षिणी हिस्से के अंदर में जो है आप लोगों का मिथिला वाला जो इलाका है वहां पर में बोली जाती है। तो मैथिली जो भाषा है उसका उद्गम कब माना जाता है, कौन से समय के अंदर में माना जाता है कि मैथिली भाषा जो है इसका उद्गम हुआ होगा? ठीक है, तो मैथिली भाषा का विकास जो है फ्रेंड्स 1206 से लेकर 1526 के आसपास, मतलब उसके बीच में माना जाता है। उस समय में बिहार में, ठीक है, मुख्यतः कर्नाट वंश का शासन था, कर्नाट वंश का। ठीक है, तो कर्नाट वंश को है ही सिमराव वंश भी बोलते हैं, सिमराव, सिमराव। ठीक है, सिमराव, इस हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, सिमराव वंश भी बोला जाता है, कर्नाट वंश या सिमराव वंश। ठीक है, तो इनके समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 11वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, मतलब 1097 से लेकर 1327 तक बेसिकली, ठीक है, ये कर्नाट वंश रहा 1097 से लेकर 1327 तक। ठीक है, इन्हीं के समय में जो है मैथिली भाषा की शुरुआत हुई थी, और मैथिली भाषा आगे में भी डेवलप होती रही, 1526 के आसपास तक डेवलप होती रही, पूरा फुल डेवलप होने में उसको समय लगा। ठीक है, तो कर्नाट राजवंश के समय में ये इसकी शुरुआत हुई थी। बिहार के अंदर में कर्नाट राजवंश यहाँ पर में शासन करता था उस समय में, कर्नाट राजवंश।
इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, कितने लोग हैं जिनको मैथिली आती है आप लोगों में से? बहुत अच्छी बात है। और ये आपको बताना चाहूंगा मैं कि 69 बीपीएससी के अंदर में आया वो क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए कल एक बहुत ही, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है एक सरप्राइज जो है आप लोगों के लिए अच्छा वाला मिलने वाला है कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती है। और जितने भी बच्चे हैं जो लोग ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो चुके हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी भी रहेंगी, ठीक है। और बाकी सारे बच्चे उन लोगों के लिए भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सकती है आप लोगों की, जो हम लोगों ने इतना मेहनत से, इतना इन्वेस्टमेंट करके, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, बहुत ज्यादा समय भी उसके अंदर में लगा है, ठीक है। तो बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी मेहनत आप लोगों के काम आएंगी, ठीक है। आप लोग ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, टीचिंग परीक्षा का नाम रोशन करोगे आप लोग। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हम लोग लेक्चर के अंदर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आपका 96, ठीक है, 978844 या 7611101101, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी हाईएस्ट डिस्काउंट चल रहा होगा वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लेसिंग्स आप लोगों की। जो एक्सीडेंट हो गया था उसके अंदर में भी आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने फोन करके, मैसेज करके और अलग अलग तरीके से जो है वो हालचाल लेने की जो है कोशिश की, आपका कंसर्न आप लोगों ने दिखाया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही जो है यहाँ पर मैं खड़े हैं, नहीं तो अभी जो 2 दिन 3 दिन पहले जो घटना घटी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद से खड़े नहीं हो पाते यहाँ पर, बहुत ज्यादा कोलिजन हुआ था जम के। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सभी चीजों के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना है। कल मिलते हैं, कल भी हम लोग बहुत सारे इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।